तो बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो गई। जातिगत जनगणना वो मुद्दा जो 2024 के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ओबीसी की तादाद कितनी हो यह पता होना चाहिए। देश में कितनी जातियां, इसका जिक्र और इसके आंकड़े भी होने चाहिए। राजनीतिक दल मुद्दा भी बना रहे हैं, मगर नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे हैं। बहुत से राज्य ऐसे हैं जो अब खुलकर इसका जिक्र भी कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग को साधने के लिए यूपी में भी एक गजब सी सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी पिछड़े वर्ग और आरक्षण को जोड़ा जा रहा है। दिलचस्प सियासत हो रही है, जहां एक तरफ ओबीसी आरक्षण का जिक्र हो रहा था निकाय चुनाव में, और अब अखिलेश यादव एक नया ट्विस्ट लेकर आए। और यह ट्वीट आपके सामने। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा कि देश प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जब आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा, तो भला विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस में दलित, पिछड़े, आदिवासी अध्यापकों और विद्यार्थियों को क्या मान और स्थान और सम्मान मिलेगा? कहीं आरक्षण के खिलाफ यह भाजपा की पिछले दरवाजे की राजनीति तो नहीं? यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। यानी कि जातिगत जनगणना एक तरफ नीतीश कुमार ने शुरू की और दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मैं बात विश्वविद्यालयों की ही करूं, तो विश्वविद्यालयों की बात की जाए तो 40 के आसपास केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं पूरे देश में, और इनमें प्रोफेसर की संख्या होती है कुल 1125 के आसपास। मगर आप जानकर यह हैरान होंगे कि एक भी ओबीसी नहीं है, यानी पिछड़े वर्ग का एक भी नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या 2620 के आसपास है, और एक भी पिछड़े वर्ग से नहीं है एसोसिएट प्रोफेसर। तमाम सरकारी नौकरी उठाइए, ओबीसी की तादाद 12%, जबकि आरक्षण होना चाहिए 27%। झारखंड में अब आदिवासियों का कोटा, उदाहरण के तौर पर कैसे यह लड़ाई लड़ी जा रही है, उसे भी आपको समझना होगा। झारखंड का ही एक उदाहरण, आदिवासियों का कोटा वहां पे भी बढ़ाया गया 32%, ओबीसी 27%। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ही पिछड़ों की राजनीति को लेकर आक्रामक हुआ है। दरअसल बीजेपी भी एक रणनीति बना रही है, और बीजेपी की रणनीति है कि मार्च में, क्योंकि हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि मार्च और अप्रैल में गांव गांव, घर घर चलो अभियान बीजेपी छेड़ने जा रही है। और इसकी कमान, इसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा खुद अपने हाथ में ले रहा है, जनसंपर्क अभियान छेड़ रहा है। यानी बिहार के भीतर से शुरू हुई राजनीति देश के पटल पर असर डालेगी, क्योंकि बिहार के जब आंकड़े जातिगत जनगणना के आएंगे तो राजनीति गरमाएगी ही गरमाएगी। तो आज का सवाल यही कि क्या 2024 की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं, और जातिगत जनगणना, आरक्षण और पिछड़ों की राजनीति एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं 3 बयान जातिगत जनगणना को लेकर। जब सियासत शुरू हुई तो बिहार के नेताओं ने कैसे एक दूसरे पर निशाने साधे, वो देखिए, और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। जातिगत जनगणना के पक्ष में है, और इसलिए
2 जून 2022 को कैबिनेट की बैठक में कास्ट सेंसस कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन 7 महीना लग गया और अब 7 जनवरी से अगर प्रारंभ भी हो रहा है तो केवल मकानों की सूची बनाई जाएगी और वास्तविक सर्वे जो है ये पता नहीं अप्रैल मई कब होगा। मुख्यमंत्री जी जब 2 जून को निर्णय हो गया तो 7 महीना क्यों लगा इसको प्रारंभ कराने में? और जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं वो भूल जाते हैं कि 2010 में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना जो हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरा समर्थन किया था। हम लोग का तो पूरे देश में मांग शुरू से ही रहा है और जब प्रधानमंत्री जी से जब मेरे प्रस्ताव के बाद मुख्यमंत्री जी और सभी दल के लोग गए मिलने तो यही बात थी कि भाई पूरे देश में कराई जाए। तो उस समय तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में ही मना कर दिया कि भाई नहीं कराएंगे। तो तब से अब हम लोगों को लगा, हमारी मांग रही कि फिर पहला ही शर्त था हमारा जब नेता विरोधी दल थे, अगर वो नहीं कराएगी तो बिहार सरकार जो अपने खर्च पे कराए। जनगणना जो हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई देता हूं कि इतना विरोध के बावजूद भी उन्होंने साहस करके जाति जनगणना करवाने का आज से शुरू काम किया है। रहा सुशील मोदी जी की बात, तो मैं सुशील मोदी जी से भी जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जब आप भी सरकार में थे उस वक्त भी जातीय जनगणना की बात हुई थी, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ आपके पार्टी के लोग गए थे और लोग कहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना होगी, लेकिन आप लोगों ने नहीं करवाया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 7 महीना क्यों लेट हुई है। अरे आपको तो लज्जा आना चाहिए भाजपा वाले को कि जो जातीय जनगणना बिहार में डर भय से नहीं करवाने का काम किया है और जब माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। तो अब की बार जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा होगा। सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ केसी जैन साहब जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का चेहरा हैं। हमारे साथ इस वक्त नवीन दुबे आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि समाजवादी पार्टी का चेहरा है। साथ ही धनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। तो धनोज जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगा। मैंने गलत तो नहीं कहा कि जातिगत जनगणना 2024 के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और ओबीसी और पिछड़ा की जो सियासत इस वक्त चल रही है, संकेत साफ है कि 1990 के दौर वाली सियासत देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को और जितने भी देशवासी उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और 2 लाइन से शुरुआत चावला जी। हल्ला, देखिए बहुत सारा शेर पढ़ा, मैं आज नीतीश कुमार जी के लिए पढ़ देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे शेर पढ़े हैं। तो आज मुद्दा आपका है, फिर बाद में होगा। हल्ला हालतों का मैं नहीं मचाता हूँ, हल्ला हालतों का मैं नहीं मचाता हूँ, कितने लोग और जातियां हमारे राज्य में रहता है उनको गिनवाता हूँ। नहीं, मैं समझा धनोज जी, मैं समझा नहीं। ना ये आप, मैं हमेशा अक्सर एक बात नहीं, जातिगत जनगणना के पक्ष में कौन नहीं है, सवाल तो यही है ना। हाँ भाई, मैं आ रहा हूँ उस पर। हाँ। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि भारत में जब राजनीति की बात आती है तो जाति जाति नहीं, चाहे वो बिहार हो, गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, जब चुनाव का टाइम आता है चावला जी तो जाति आ ही जाता है। हाँ। लेकिन एक बात है कि ये जो बिहार लेवल पर जाति जनगणना हो रही है, अगर ये पूरे भारत लेवल पर होती तो उसका बात समझ में आता, क्योंकि जातियों को जो भी लाभ मिलता है वो लाभ केंद्र के आधार से ही मिलता है, केंद्र सरकार के द्वारा ही मिलता है। नहीं, मसला यहाँ नैतिक दबाव का भी है ना, किसी जात को कुछ दे दे, नैतिक दबाव का भी तो है। इस टाइम ये जो कर रहे, देखिए जब से वो मान लीजिए गठबंधन की सरकार पहले थी, फिर बीजेपी में आई, फिर वो गठबंधन में चले गए, तो उन्होंने पहले भी कहा था, इसमें बीजेपी की भी सहमति थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन इन दिनों जो घमासान देख रहे हैं, ये घमासान क्या है? मैं तो कहता हूं इसमें नीतीश कुमार जी को आईना दिख जाएगा, खासतौर पर यादव पर को आईना दिख जाएगा। जो यादव कहता है कि बिहार में हम सबसे ज्यादा हैं, मुझे लगता है ये जनगणना होने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आज हमारे बिहार की बात कर ले, बिहार में ऐसे बहुत सारी जातियां हैं जिनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है।
फिर उसका वोट लिया जाता है, लेकिन उसको जो राजनीतिक लाभ नहीं पहुंचाया जाता। जैसे मैं बता दूं, विधानसभा। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि ये जातिगत जनगणना की तस्वीर सामने आएगी? मैं आ रहा हूं धनोज जी आ रहा हूं आपके पास। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब ये तस्वीर सामने आएगी, आंकड़े सामने आएंगे, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे? आप ये कह बिल्कुल रहे हैं? ठगा का ठगा रह जाएगा दोनों, और दोनों की राजनीति ठूस बिहार में। अच्छा, नवीन दुबे जी, धनोज जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना जब मसला सामने आएगा, आंकड़े सामने आएंगे, तो नीतीश कुमार एक्सपोज हो जाएंगे। तिलक जी, सबसे बड़ी चीज एक तो आदरणीय धनुष जी की आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही थी। कुछ कंटेंट्स मैंने उनके सुने हैं जो आपने भी डिटेल किए थे। पहली चीज ये है कि जब इस देश के अंदर सारी व्यवस्था जाति आधारित है और आरक्षण एक मूल मुद्दा है, पात्र जो भी हैं जिस जाति के हों वो उससे लाभान्वित होने चाहिए, और उसका लक्ष्य भी यही है कि उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनकी जीवन शैली में बदलाव हो, अपग्रेड हो वो लोग, और मुख्य धारा में चल सकें। ऐसा नहीं है कि एक आदमी जो सड़क के किनारे बैठा है उसकी अगली पीढ़ी जो वो सड़क के किनारे बैठ के ही कर रही है, उसको आगे लाना है हमको। और यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था कि सब समान हो इस देश के अंदर। वो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो बिहार सरकार ने जातीय जनगणना आरंभ की है, ये बहुत अच्छा कदम है, और मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए। मैं सुशील मोदी जी को अभी सुन रहा था, वो ये कह रहे इसमें 7 महीने डिले कर दिया। मैं तो सुशील मोदी जी से कहूंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री जी को कहें और योगी जी को कहें हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं, तत्काल प्रभाव से जातीय मसला ये है ना, मसला ये है जो धनोज जी समझा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक्सपोज हो जाएंगे। मसला सिर्फ यादवों का ही जिक्र किया जाता है, जैसे आपकी सरकार में हुआ ना। मैं बता देता हूं, जब आपकी सरकार थी तब भी यही बात आती थी, पिछड़ों के नाम पर जब आप लोग सियासत करते थे तो सिर्फ और सिर्फ यादवों की बात करते थे। ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। बहुत सारी जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं, जो वास्तव में वो लोग पिछड़े हैं भी। केवल आप यादव समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप पे आरोप लगा, ये आप पे आरोप लगा, और इसी बात का जिक्र धनोज जी ने भी किया। नहीं, उत्तर प्रदेश में तिलक जी, नहीं, बिहार में भी यही बात आई ना सामने। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में अंतर क्या है? गंगा के पार गंगा के पार जाएंगे तो बिहार, और गंगा के इस तरफ आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश। आप ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में जातिगत जनगणना, ना मेरा सवाल इसलिए है, अगर बिहार जातिगत जनगणना करवाता है तो क्या उत्तर प्रदेश में ये मांग नहीं उठेगी? हम तो कर रहे हैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, आप फिर ये मतलब ये मत कहिए ना कि मसला सिर्फ बिहार का है। मैं तो देश के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ इसको। तिलक जी, एक चीज और स्पष्ट कर दूं, बिहार के अंदर पिछड़ी जातियों में निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग है जो यादव समाज जाति है, वो उन संख्या में ज्यादा दिखती है। यही चीज उत्तर प्रदेश में भी है कि यादव समाज एक बड़ी जातियों में दिखता है, पिछड़े वर्ग में। तो अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार पर यह इल्जाम नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ यादवों को आपने प्रमोट किया? उसी प्रतिशत में उनको आरक्षण मिलना चाहिए, कोई वंचित नहीं रहेगा। ये तो बहुत अच्छी प्रयास है। धनोज जी यही जिक्र कर रहे थे ना। मैं एक मिनट करेक्ट कर देता हूं, फिर मैं केसी जैन जी और रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूं। जी धनोज जी, वो कह रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है? प्लीज धनोज जी का ऑडियो। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को दिक्कत हो जाएगी, नीतीश जी को दिक्कत हो जाएगी? आपके पास कोई प्लीज धनोज जी का ऑडियो। किस बेस पर? आपका बेस होना चाहिए ना, आप कोई कमेंट कर रहे हैं तो मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए। वो वो कह रहे हैं कोई आधार होना चाहिए। धनोज जी आप बेवजह ये इल्जाम लगा रहे हैं, एक्सपोज हो जाएंगे। कैसे एक्सपोज हो जाएंगे? सोच रहे हैं? नहीं, मैं बेवजह सुनिए ना, मैं जो बता रहा हूँ, दलित महादलित पर राजनीति करने वाले ये लोग दलित महादलित की राजनीति करने वाले लोग, जो एमआरआई समीकरण की बात करने वाले लोग, इन लोग को पता चल जाएगा कि जो वोट देने वाले जो जाति है 154 जाति, जिनकी जनसंख्या 5%, 10%, 20% है, उन लोगों को आज तक राजनीतिक लाभ नहीं मिला। मंडल हो कमंडल हो, उसमें सिर्फ 2 जाति को फायदा हुआ, निचले जाति को नहीं। जिसको महादलित में नीतीश कुमार ने डाला है, सिर्फ उन्होंने डाला है, कोई राजनीतिक लाभ नहीं दिया। वो एक्सपोज हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। आपके पैनल में बैठे हुए बड़े समझदारी नेता, वो नहीं हमारी बात पे इत्तेफाक रखेंगे। यादव है, वो कौन सी गलेरिया है, यादव नहीं है। उनके ही बात का पता चल जाएगा कि कितने जाति जो कितनों मजदूर, ये कितनी जाति है बिहार में, इनको पता चल जाएगा। ये हमने तो कहता दिल्ली में होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री 32 सालों से, कभी लालू यादव कभी नीतीश कुमार, इन लोगों को मुख्यमंत्री का सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जाति में चेतना आएगा।
क्योंकि ये इनसे एक्सपोज होगा ये लोग, क्योंकि वो जो किस्मत मजबूत जो है यादव में, और आपको बता दूं मुस्लिमों में जो पसमंदा की बात चल रही है सब पता चलेगा। और जो जीतन राम मांझी वर्ग है, पासवान वर्ग है, उसमें भी कैटेगरी है, वो सब के सब छनकर ऊपर आएंगे और पता चलेगा चावला जी कि बिहार में जो जाति है, अरे उसकी भैया, संख्या आप कहाँ यादव से भी पसमंदा ज्यादा समाज किसी पर दूसरे पहुंच जाति गए? की है। आप कहाँ, केवल पसमंदा समाज पिछड़ा नहीं है मुस्लिमों के बीच में, अन्य जातियां भी हैं। आप देखिए उसमें अंसारी भी हैं, कुरैशी भी हैं, नवीन लोहार जी, भी नवीन हैं। जी, एक मिनट धनोज जी, मैं तभी ये बात कह रहा था उदाहरण के तौर पर। दुबे जी, जो बात धनोज जी कह रहे हैं, मैं एक और उदाहरण जोड़ देता हूं, फिर उसके बाद आगे आता हूं। रोहिणी आयोग 2018 में जो आंकड़े आए सामने, जी 2004 से लेकर 2014 का वक्त, सरकार तो आप ही की थी, सहयोग अंदर से और बाहर से सब जगह सहयोग आप ही का था कि नहीं, जी है ना? जी तब भी बिल्कुल। इन जातियों में 2012 से 2017 जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, और 2004 से 2014 सिर्फ प्रमोट यादवों को करने का ही आरोप आप पे लगा। मैंने तभी यह जिक्र किया। देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी की जाति के अधिकारी कितने हैं? इस जिले, हर जिले में एक आईएएस या एक आईपीएस है या नहीं है? पहले तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए। पहली बात, ऐसा होता है जब किसी जाति से कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरी दुनिया उनकी जातियां देखने लगती है, और ये वास्तविकता है। हाँ, निश्चित तौर तो पर। यही तो बात है ना। बात समझिए, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, हाँ, सब जगह तो लोगों को प्रमोशन, यादव जी ना दिखाई ना ना देने लगते प्रमोशन थे। होगा, आज जब योगी जी मुख्यमंत्री, प्रमोशन हर होगा जगह तो ठाकुर फिर साहब पहले ये दिखाई देते पूछा हैं। जाएगा इनको कौन जात हो। इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ दुबे बाकी जी, जातियां भी हैं। आप मुझसे यही पूरे कह रहे हो ना प्रदेश में कि पहले ये पूछा जाएगा कौन जात हो, उसके बाद ही तय होगा। उत्तर प्रदेश में दिख रहा है आज की सरकार में, आप देख लीजिएगा। ठीक। मुझे बता दीजिए कौन सा जिला ओके। ऐसा जिसमें एक आईएएस और ओके। आईपीएस में से कोई एक अधिकारी मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का जाति का नहीं ओके है? बता ओके, दीजिए। कौन सा रत्नाकर जी, जिला ऐसा उत्तर प्रदेश फिर में? केसी जैन जी और कौन अंतिम से में आपके थाने पास ऐसे आऊंगा हैं क्योंकि उनकी सत्ता जाति में के आप लोग हैं। नहीं बैठे हुए हैं रत्नाकर जी, आज की तारीख में प्रभारी बनकर। रत्नाकर जी, लग रहा है नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। रत्नाकर जी का ऑडियो प्लीज। जी जी जी, देखिए तिलक जी, जहाँ तक बात जातिगत जनगणना की है तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले जातिगत जनगणना का जो है प्रक्रिया उसने चालू किया और पूरा किया। लेकिन आंकड़े कुछ कहाँ हैं? त्रुटियों की वजह से मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ त्रुटियों की वजह से उसको हम लोग जारी नहीं कर पाए। उसके बाद कुछ सरकार जो है त्रुटियां बदल सालों गई। साल बाकी नहीं, आप तब तक जारी नहीं कर पाए। सुन तो लीजिए, त्रुटियां जनगणना जो है कि पूरे देश की जनगणना करना, ये पूरे देश की जनगणना करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। नीतीश कुमार का भी पतन यहीं से शुरू होने वाला है। एक मिनट को बात तो रखने दीजिए धनोज जी। पूछ लीजिएगा, मैं आंकड़े पेश कर सकता हूँ। एक मिनट, मैं बात रख लूं अपनी। देखिए तिलक जी, सबसे चीज महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज हम लोग जातिगत जनगणना क्यों नहीं करें। आज हमको क्यों नहीं स्पष्टता से ये मालूम होना चाहिए, सरकार को मालूम होना चाहिए कि ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, कौन सी जातियां कितनी है, ये क्यों नहीं मालूम होना चाहिए। इसको मालूम होने से अगर आरोप लगता है कि सामाजिक समरसता बिगड़ती है तो मैं इसको कदापि नहीं मानता हूं। उसका कारण ये है कि गांव, क्या मैं उदाहरण ले लेता हूं, गांव में हमको पता होता है जब इलेक्शन होता है, प्रधानी का या चुनाव होता है या कोई भी चुनाव होता है, कि कौन सी जातियां कितनी है, कितने घर जो है यादवों के, कितने ब्राह्मणों के, कितने क्षत्रियों के हैं, कितने और समाज के, दलितों के हैं, वो सबको पता होता है। तो कहीं पे भी अगर चुनाव होता है तो कोई सामाजिक समरसता बिगड़ती है? कोई नहीं बिगड़ती है। ये सिर्फ सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है कि सामाजिक समरसता जो है बिगड़ने का काम होता है। और जातिगत फायदा तो आप लोग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं को ओबीसी बताते हैं। आज अगर मैं पूछना चाहता हूं कि सदन में कितने सांसद जो है उच्च सवर्ण है, कितने जो है एससी एसटी है, ओबीसी है, ये जब आंकड़ा जारी कर दिया जाता है और सांसदों का, विधायकों का आंकड़ा जारी कर दिया जाता है, तो देश में अगर उस समाज को, उस जो जाति को उत्थान के लिए फंड एलोकेट करने की बात होती है या कोई योजना लागू करने की बात होती है तो उसमें उस जाति का उत्थान हो बहुत सकता अच्छी है। बात है रत्नाकर जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन आपको बताना चाहिए ना कि आपकी सरकार में कितने अति गरीब वर्ग को कितना आरक्षण दिया है ना। आपने क्यों नहीं आंकड़े जारी किए?
जब जातीय जनगणना की इतनी पैरवी आज आप खुलकर कर रहे हैं, जब राजनाथ सिंह और गोपीनाथ मुंडे ये बात कहते तब आप कहते थे कि नहीं 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 अभी रुक जाइए, थम जाइए, देखेंगे आगे। और जो आंकड़े आपके पास पड़े थे वो भी सार्वजनिक नहीं किया आपने। नहीं, सार्वजनिक नहीं करने का कारण था तिलक जी, हम लोग ऐसा नहीं है कि आंकड़े इकट्ठा किए और छुपा ले गए। अजी आप बताइए एनआरसी के आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए जब इन्होंने एनआरसी कराया? तो भाजपा ने नहीं जारी किया। उसका कारण यही था कि उसमें तमाम तरह की त्रुटियां पाई गई। उसी तरह से जब हम लोगों ने यह जो है जातिगत जनगणना कराई 1900, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, देश में 1931 के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है। और कांग्रेस पार्टी की यह सोच रही है कि वह हर जातियों को उसका अधिकार मिले, उसको सर कैसे ये सोच रही है, तो कैसे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। इसलिए हम लोगों ने चाहा और हम लोगों ने किया भी, लेकिन उसमें त्रुटियां पाई गई जिसको हम सार्वजनिक नहीं कर पाए और उसके बाद सरकार बदल गई। अगर हमारी सरकार रहती, आपको लग रहा है 2024 में नीतीश कुमार ने बड़ा दाव खेला है? नहीं, नीतीश कुमार देखिए, अब बिहार में नीतीश कुमार जो है मैं आपको एक और सच्चाई बताना चाहता हूं, व्यक्तिगत तौर से मेरी राय है कि आप अगर बिहार को ले लीजिए तो वहां पे जो राजनीति होती है वो कास्ट बेस्ड राजनीति होती है। कहाँ नहीं होती? डेवलपमेंट बेस्ड राजनीति बहुत कम होती है। कहाँ नहीं होती, तो मुझे ये बताइए। देखिए अगर मैं बात कड़वी कह रहा हूं लेकिन बुरा लगेगा आप लोगों को, लेकिन ये सच्चाई है। क्या जाति हिंदुस्तान की सच्चाई नहीं है? और क्या जाति आधारित, क्या आप लोग पहले ये देखते हैं कि कौन किस जात का है, फिर उस हिसाब से टिकट देते हैं? और जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो अधिकांश और कमोवेश ऐसे लोग हैं जो देखते हैं कि हमारी जात का है या नहीं है। तिलक जी अगर बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं तो। अब तिलक जी मैं आपकी बात को जवाब दे लेता हूं, एक 30 सेकंड दीजिएगा। मैं आपकी बातों से सहमत हूं उस संदर्भ में जिस संदर्भ में धर्म आधारित जनगणना जब होती है और वहां पे पता चलता है कि हिंदू कितना प्रतिशत है, मुसलमान कितना प्रतिशत है, क्रिश्चियन कितना प्रतिशत है। धर्म आधारित जो जनगणना में ये सारी चीजें मालूम होती है। और अच्छा, तो आप मुझे 80 और 20 समझा रहे हैं? आप मुझे 80 और 20 समझा रहे हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल मैं आप कह रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया सर। राजनीति 80 और 20 की राजनीति पूरे देश में होती है, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ आपकी बात को, लेकिन जाति के आधार पे राजनीति हर जगह नहीं होती है। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण ले लेता हूँ, यहाँ पे जाति के आधार पे टिकटों का वितरण नहीं होता है। वहां पे मैं ये कह रहा हूँ एक पहलू होता है, एक पहलू होता है कि बहुसंख्यक समाज को टिकट दिया जाए, जिससे कि बहुसंख्यक समाज से हमको वहां उस एरिया में उस विधानसभा में कौन सा समाज जो बहुसंख्यक है उसके समाज से टिकट दिया जाए। केसी जैन साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। केसी जैन साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि पहले आप लोग अपनी बात को रख लें, फिर मैं जैन साहब के पास जाऊं। तो जैन साहब, जातिगत जनगणना बिहार में शुरू, तो जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए कि नहीं? देखिए तिलक जी, जहां तक जातिगत जनगणना की बात है, मान लीजिए जातिगत जनगणना जिस प्रकार से स्टेट वाइज अपने अपने स्टेटों में करा रहे हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो दिशा निर्देश जारी कर रखा है कि जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा ना हो, ऐसे में ओबीसी SC ST वर्ग का जो आरक्षण है तो क्या इसके लिए नई प्रक्रिया लागू होगी कि आरक्षण और ज्यादा बढ़ाया जाए? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये आप मिल रही तिलक जी। हाँ, दूसरी बात ये कि जो आरक्षण की बात हो रही है अलग अलग स्टेटों में, आप देखिए कि जिस पार्टी का जिस जात धर्म का व्यक्ति रहा, खास करके अगर वो आरक्षित वर्ग का रहा तो उसने सिर्फ और सिर्फ उस वर्ग को जो लाभ दिया राजनीति में वो केवल अपनी जात धर्म को दिया। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर 2017 तक पूर्व बहुमत की सरकार रही तो तमाम सारी जातियां उत्तर प्रदेश में हैं और उन जातियों में से लाभ किसको मिलता है? ओबीसी का। हम कहते हैं ठीक है जातिगत जनगणना हो जाएगी। केसी जैन जी, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। मैं जानता हूं मैं आपकी काबिलियत का कायल हूं, मेरे सवाल को सुन लीजिए सर। मैंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए जहां तक लाभ, देखिए जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए ये भी तो सवाल उठता है तिलक जी। नहीं होनी चाहिए या नहीं? बीजेपी उसके पक्ष में है या नहीं? होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए ये भी तो सवाल आएगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, वो सवाल तो बाद में आएगा, पहले तो ये तय होना कि होनी चाहिए या नहीं।
नहीं, अगर लगता है लोगों को कि प्रतिशत बढ़ा है या घटा है या बदला है तो बिल्कुल हो जानी चाहिए। तो क्यों हो जानी चाहिए तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? जब आप चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, नीतीश कुमार चाहते हैं जातिगत जनगणना हो और राहुल गांधी चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, तो किसने रोका है आपको? नहीं रोका किसने, बता रहे ना तिलक जी। हाँ। जो लोग आज कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में या बिहार की पार्टी हो, नीतीश कुमार जी की हो, चाहे तेजस्वी जी की हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, अगर ये सब मांग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से जो तमाम सारी पार्टियां समर्थन देती रही, अखिलेश यादव जी समर्थन देते रहे और 10 साल तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने रहे, तब जनगणना क्यों नहीं हुई? उन्होंने नहीं किया तो आपको करना चाहिए ना। उन्होंने 370 हटाया नहीं हटाया, 3 तलाक किया नहीं किया, सीए एनआरसी किया नहीं किया, आपने किया ना, तो आपको दिक्कत क्या है? मैं वही तो पूछ रहा हूं, जातिगत जनगणना से दिक्कत नहीं है। देखिए जनगणना से कोई दिक्कत नहीं भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर करवा क्यों नहीं? सर सवाल ये जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराएगी भी, लेकिन बात यह है तिलक जी कि इसका लाभ किसको मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में 27 से अधिक जातियां हैं जो 2018 में नहीं 2018 ना करेक्ट कर देता हूं मैं, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए सर। तराजू सबके लिए नपना सबके लिए बराबर है मेरे यहाँ। जी गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था ना, उप नेता प्रतिपक्ष रहे लोकसभा में गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा था, क्या कहा था कि जातिगत जनगणना अगर नहीं हुई तो ये अन्याय जारी रहेगा। तो फिर आज ये अन्याय जारी नहीं है। तिलक जी मुझे बस 30 सेकंड दीजिए। देखिए हम वही बात फिर कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो जाने के बाद जातियों का जो परसेंटेज सामने आएगा, उत्तर प्रदेश में 27 से ज्यादा ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी वर्ग में बड़ा वर्ग जिनका है, जिनकी संख्या ज्यादा है। 27 से अधिक जातियां ऐसी, वैसे तमाम सारी जातियां ओबीसी वर्ग में आती हैं। उन 27 जातियों में से समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने सिर्फ एक जात को पकड़ा, वो यादव वर्ग को पकड़ा। सर आप मेरे सवाल को बार बार घुमा रहे हैं, आप मेरे सवाल को बार बार घुमा रहे हैं। दुबे जी जल्दी से रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर एक ब्रेक लेना मुझे मत। आप मेरे सवाल को, जैन साहब आप मेरे सवाल को बार बार घुमा रहे हैं। नवीन दुबे जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक ही बात कहूंगा केसी जैन साहब, आप अपनी पार्टी की, अपनी सरकार का एक बार आकलन करिए। जो वादे पार्टी ने किए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किए थे, बाद में भी जो तरीके के वादे किए, कोई एक पूरा हुआ हो तो जरा बता दीजिए। आपने कहा 15 लाख मिलेंगे, किसी को नहीं मिले। आपने जनधन खाते खुलवाने के बाद यही सब बातें आप करते चुनाव में गए, पैसे ये सब बातें डिबेट की नहीं है, आपने स्मार्ट सिटी की बातें चुनाव पर होती है और चुनाव में आप सारी बातों को लेकर के गए और अभी आपको गिराया तिलक जी ने जो है सीए कौन लेकर के आया, एनआरसी कौन लेके आया, राम मंदिर मुद्दा कौन लेके आया, 370 किसने हटाई और आप कहते आपने कोई काम नहीं किया। चौपाल में नहीं हो, आप सुनिए, पहले सवाल सुनिए मेरा, मुझे जवाब दे दीजिए। आप मुझे कयास लगा रहे हैं उल्टे सीधे, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, आखिर आपको परेशानी क्या है जातिगत जनगणना में? पहली चीज। और दूसरी चीज, अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया, जिस ट्वीट को लेके आज की डिबेट हो रही है, अखिलेश जी ने 2 ट्वीट किए हैं। माननीय अखिलेश जी ने कहा कि हमारे देश के अंदर जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हुआ करते थे, शिक्षा का बड़ा, मैं उस पर आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन केसी जान जल्दी से, केसी जान जी जल्दी से जवाब दीजिए। बाहर के विश्वविद्यालय लाकर समाजवादी पार्टी को होने वाली है, जातिगत जनगणना सबसे ज्यादा किसी को होने वाली है, उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी को होने वाली है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति के इनके पार्टी के जिलाध्यक्ष होते हैं। एक ही जाति के ओबीसी का मतलब सिर्फ एक जाति है, यादव जाति, उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अरे जब आप आरक्षण का लाभ किसी को दे नहीं सकते हैं, जब किसी को आप आरक्षण का लाभ ही नहीं दे सकते, आप क्यों परेशानी ले रहे हैं भाई? आप पहले ये बताइए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए क्योंकि जातिगत लाभ सबको मिलना चाहिए, सारी जातियों को समान अधिकार है इस देश के अंदर, समान दायित्व है। जो व्यवस्था लागू है बोल नहीं पा रहे हैं, सरकार का स्टेट भी आपके सामने आज है
क्या उसको आप लागू करने के लिए तैयार पार्टी हैं? का और आपकी सरकार जो है वो समाजवादी पार्टी का उसको लागू है, करने के लिए दलित तैयार विरोधी है, है। और आपकी ये मानसिकता स्पष्ट हो रही है। सुशील मोदी जी का बयान स्पष्ट कर रहा है, आपकी सरकार चल रही है, भाग रही है। ठीक, ये एक मिनट केसी जैन, नवीन दुबे जी, एक मिनट आपने कभी ओबीसी वर्ग की वो संख्या देश की किया जनता को क्या? लूटने का एक काम मिनट चाहिए। प्लीज, एक मिनट, बहुत गंभीर विषय है, एक मिनट। आप बता दीजिए, दलित गन्ना के पिछड़ों को खाते में- साधने की कोशिश, किसान ओबीसी फसल बीमा आरक्षण की का जिक्र। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फसल ब्रेक बीमा के का उस लाभ पार देना। यही सवाल कि आखिरकार जब दिक्कत किसी को नहीं है तो फिर दिक्कत है किसको, और जातिगत जनगणना से ऐतराज क्यों, और क्या इसमें वाकई में राजनीति ही छिपी है? एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार रत्नाकर जी और धनोज जी आपके पास भी आऊंगा, जल्द हाजिर हो रहे हैं और यही सवाल लेकर हाजिर होंगे। तो जातिगत जनगणना, आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पिछड़ों की राजनीति, इसी मसले पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। रत्नाकर जी, ब्रेक से पहले लाइव में एक कमेंट आया और कहा कि रत्नाकर जी से पूछ लीजिएगा, लग रहा है कोई आप ही का शुभचिंतक है। रत्नाकर जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? रत्नाकर जी, वो कह रहे हैं जब कश्मीर में धारा 370 थी, आरक्षण मिलता था क्या? नहीं, देखिए, जो 370 को और 3 तलाक को और ये सारी चीजों को अगर इसमें इस मुद्दे पे अगर शामिल करेंगे तो वो मुद्दे का जो विषय की गंभीरता जो है वो कहीं स्पष्टता नहीं आएगी। अच्छा, 370 पे बात नहीं करनी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग एक सब्जेक्ट है। और उस सब्जेक्ट से कई बार डिबेट कर चुके हैं, कई बार करेंगे। मैं सिर्फ ये अभी इस डिबेट में बताना चाहता हूं, जैसा केसी जैन जी अभी कह रहे थे कि आखिर क्यों करनी चाहिए जातिगत जनगणना, तो मैं उनके प्रश्नों का जवाब दे लेता हूं। उसके बाद मैं पूछूंगा कि क्यों नहीं करनी चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि केसी जैन जी जो है उसका जवाब दे दें मुझे। देखिए तिलक जी, मुझसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 30-40 सेकंड लूंगा। मैं फायदा गिनाता हूं क्यों जातिगत जनगणना चाहिए। सबसे पहले क्या चीज है कि हमारे देश में दलित, वंचित, शोषित कितने प्रतिशत लोग हैं, कौन सी जातियां कितनी है, वो अगर एक्यूरेट डाटा हमको मिलेगा तो उस एक्यूरेट डाटा से राज्य सरकारें या केंद्र की सरकारें उनको फंड जो है, वो गरीब है तो उनको फंड उसके हिसाब से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ये सारी चीजों को फंड एलोकेट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उन जातियों के उत्थान के लिए वो तमाम तरह की योजनाओं को ला सकते हैं, ये कर सकते हैं हम। तीसरी चीज, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, जो रिजर्वेशन की बात बहुत चल रही है, तो देखिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से सबको समानता का अधिकार दिया गया है। और अगर जातिगत जनगणना होती है, उसमें एससी में कौन सी जातियां कितने प्रतिशत है, ओबीसी में कौन सी जातियां कितने प्रतिशत है, तो रिजर्वेशन का जो है रिकैलकुलेशन भी किया जा सकता है, जिसमें कि जो जातियां को लाभ नहीं मिल पा रहा है रिजर्वेशन का, उन जातियों को भी रिजर्वेशन का लाभ मिल पाए। मंडल अमूलचूल जो है चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। मंडल में हाथ जले थे ना आपके, मंडल में हाथ जले थे ना आपके, ये भी तो सच है ना। जो स्टैंड राजीव गांधी के वक्त आपने लिया आरक्षण को लेकर, वो आज तक आप भुगत रहे हैं, ये भी तो सच है ना। एक मिनट रुकिए ना, जितनी बात मैं समझ पाया रत्नाकर जी आपकी, केसी जैन साहब इस बात का जवाब दीजिए। वो यही कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये पता चल जाए तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई दिक्कत नहीं चावला जी, हम ये कह रहे थे, हमारा इस सवाल के साथ जो दूसरा सवाल था वो ये जुड़ा हुआ था साफ कि अभी जो व्यवस्था है, जो 27% आरक्षण है ओबीसी के लिए, और ओबीसी में जो जातियां आती हैं, उन जातियों में से किन किन जातियों को कितना लाभ मिल रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा और अध पिछड़े की जब बात कही तो इसी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया कि आप उसमें बंटवारा करना चाह रहे हैं। दलित और अति दलित की जब बात की तो कहा कि इसमें आप बंटवारा करना चाह रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने ये बात इसीलिए रखी थी, उसका कारण यही था कि जो लोग लाभ पा रहे, लगातार वही लोग लाभ पा रहे हैं। लाभ क्यों नहीं करनी चाहिए जातिगत जनगणना? आप सिर्फ सिंपल शब्दों में ये जवाब दीजिए, आपके पास है तो, अगर नहीं है तो बोल घुमाएंगे। आपका प्रश्न आ गया, जवाब सुन लीजिए रत्नाकर जी। जवाब सिंपल सा जवाब चाहिए। दूसरी बात ये है कांग्रेस के ऊपर आरोप मत लगाइए, आप सिर्फ बता दीजिए क्यों नहीं होना चाहिए। रत्नाकर जवाब ले लीजिए, अब आपका प्रश्न आ गया, जवाब ले लीजिए। मैंने धैर्य से आपको सुना और मैं जो कहना चाहता हूँ बात तो आ जाने दीजिए।
आप फोन ला करके टाइम खराब करने का आरोप क्या मतलब? मत लगाइए, आप क्यों नहीं होना चाहिए, उस पे प्रश्न का जवाब दे देंगे तो मैं जनता उसी को पे भी जवाब समझ दे में रहा हूँ। आएगा कि आखिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं। आप सुनने से पहले मन की बात अगर पढ़ रहे जोशी बन के बैठे हैं तो अलग आप बात लोग है। मन की बात लेकिन करते मैं हैं ना, कहना चाहता हूं, सुनते उसको नहीं है, सुनिए इसलिए पूछ और रहा उसके हूँ। बाद प्रश्न करिए। आप लोग मन की सवाल बात का सिर्फ जवाब सुनने कहते के बाद हैं, अगला प्रश्न सुनते नहीं करिए है, आप। इसलिए सुनना चाहती है जनता और हम भी। मन की नहीं बात सुनना आप चाहते सुनना ही है, चाहती है इसीलिए तो जनता आप टाइम भी। खराब कर रहे हैं। अरे जवाब मेरे दीजिए, अब टाइम ना खराब करिए, थोड़े समय की डिबेट बची है 15-20 मिनट की। देखिए आपका प्रश्न आ गया, जवाब मैं वही जवाब दे रहा हूँ, कोई अलग जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं आरक्षण पे जवाब दे रहा हूँ, आरक्षण पे बात कर रहा हूँ। देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमने ये बात क्यों कही कि किस लिए होना चाहिए। ये हमारा इसलिए था कि जो अभी व्यवस्था लागू है उसका कितना राजनीतिकरण हो रहा है। जो जहां पे जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जात वालों को बढ़ावा दे रहा है कि इस जाति का है तो आरक्षण का मतलब केवल यादव जाति, आरक्षण का मतलब केवल वर्मा जाति या और कोई जाति है। यूपी पे बोलिए ना, यूपी पे ये बोलिए ना। चाहिए। और दूसरी बात चुनाव में कौन कहता है कि मैं ओबीसी से आता हूँ? कौन कहता है? प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं ना मैं कि ओबीसी से समाज से आता हूँ। आप लोगों ने जब आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया उस समय पूरे देश में ढिढोरा पीटा कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। तो जाति का एक मिनट। बार खेलते हैं, जाति का कार्ड तो आप लोग खेलते हैं बार बार। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, राष्ट्रपति चुनने के समय आपने आदिवासी समाज से चुना, तो क्यों आप लोग फिर ढिढोरा पीटते हैं? एक मिनट रत्नाकर जी, केसी जैन साहब, एक मिनट मैं धनोज जी के पास जाऊं। हम यही तो प्रश्न कर रहे हैं। केसी जैन साहब, एक मिनट, केसी जैन साहब, एक मिनट रत्नाकर जी। नहीं लिया तो जो व्यवस्था है उसका लाभ लोगों को कहाँ मिल रहा है? अरे पूरे आंकड़ा अगर आएगा, अगर सही आंकड़े आएंगे तो उसमें क्या आपत्ति है आपको? आपको कोई आपत्ति है क्या अगर सही आंकड़े आएंगे तो? वो जनगणना 1921 के बाद हुई नहीं, अगर वो जनगणना होती है और सही आंकड़े देश के सामने मिलता है तो उसमें क्या आपत्ति है आपको? आपको सिर्फ डर ये है कि आपका वोट बैंक कहीं न खिसक जाए। आप जो जातिगत समीकरण जो साधने की कोशिश करते हैं वो जातिगत समीकरण कहीं गड़बड़ा न जाए, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। आप नहीं चाहते थे, आप क्यों ढिढोरा पीटते जाति का? आपने कराया है जातिगत, हमने जातिगत जनगणना कराई। आप डेटा को खरीद करके अगर पूरे मैं तो कह रहा हूँ आपकी सरकार आप कराइए ना जातिगत जनगणना। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ आपको। क्या आपके प्रधानमंत्री के अंदर इतनी क्षमता है कि वो जातिगत जनगणना करा सके? नहीं कराएंगे क्योंकि उनके जो वोट का समीकरण है ना वो पूरा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं कराएंगे, बीजेपी नहीं कराएगी। विरोध किया कांग्रेस। आप कांग्रेस के ऊपर आरोप मत लगाइए, आप सत्ता में बैठे हैं, आप जातिगत जनगणना कराइए, समाज को सही आंकड़े बताइए। एक मिनट, कोई समाज उससे दो राय नहीं रखेगा। एक मिनट केसी जैन साहब, देखिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए। केसी जैन साहब, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एक मिनट रत्नाकर जी प्लीज, एक मिनट रत्नाकर जी, एक मिनट प्लीज, रत्नाकर जी एक मिनट प्लीज, ऑडियो नीचे, एक मिनट केसी जैन साहब, एक मिनट रत्नाकर जी, एक मिनट। केसी जैन साहब इसको इस नजरिए से समझिए ना, कांग्रेस को भी आपसे उम्मीद है, समझिए इस बात को। अब रुक जाइए एक मिनट, वो सत्ता में रहकर नहीं कर पाए, वो कह रहे हैं कि आप ही करिए, ये भी आप ही करिए, वो ये समझा रहे हैं, ये समझिए। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो बात जितनी मैं समझ पाया रत्नाकर जी की, फिर धनोज जी आपके पास आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते, ठीक जैन साहब? यही बात आप कह रहे हैं कि आप जाति आधारित राजनीति नहीं करते? देश के प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त अपनी जात बताते हैं। कितनी जाति के लोग आपने मंत्री बनाए संसद में, आप ये बताते हैं। राष्ट्रपति किस जात से है, आप ये बताते हैं। तो कौन कितनी जात का है, तो जातीय जनगणना से आपको एतराज क्यों है? प्लीज केसी जैन साहब। चावला जी कोई एतराज नहीं है, हम वही बात फिर कह रहे हैं जो हमने सवाल पहले किया था
जिसका रत्नाकर जी जवाब दे रहे थे कि क्यों होनी चाहिए। हमारा प्रश्न यही था कि अगर केवल आप कागजों में कर दीजिए चीजें, किताबों में चीजें कर दीजिए और व्यवस्था में वो चीजें लागू ना हो, आम आदमी को, सामान्य जनता को उसका लाभ ना मिले, तो उन चीजों का मतलब क्या है? आप एक आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति पद पे नहीं देखना चाहती कांग्रेस, एक महिला को राष्ट्रपति पद पे कांग्रेस ये कहां से बात आ गई? कौन मना कर रहा है? किसी और जाति धर्म के लोगों को नहीं, केसी जैन साहब, केसी जैन साहब, तो जाति के जनगणना का नहीं निकलेगा। गोल गोल घुमाने और का जो काम वर्तमान करेगी, व्यवस्था इसके बाद है, जवाब है वर्तमान व्यवस्था है, आपने किस प्रदेश को पेंशन लगाया? आपके साथ समाजवादी पार्टी भी थी, आपके साथ बीएसपी भी थी, आपको बाहर से समर्थन दे रहे थे और तमाम सारी पार्टियां आपको समर्थन दे रही थी। जिन जिन प्रदेशों में जो जो पार्टियां थी, आपने उनसे कहा कि अपनी जात को छोड़ करके उस वर्ग में बात कर रहा हूँ, ओबीसी वर्ग और दलित वर्ग बेहतर की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने किसी से कहा किसी और वर्ग को भी लाभ दीजिए, तो उस वर्ग की किसी जात को लाभ दीजिए। लाभ तो केवल दे रही समाजवादी पार्टी, लाभ देती रही केवल यादव को, बहन भी देती रही केवल कुछ जात के गिने चुने लोगों को, और आप ताली बजाते रहे, गाल बजाते रहे। आपने कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया, आपके सहयोगी दल थे, आपने सवाल खड़ा किया क्या कि आप आरक्षण का लाभ लीजिए, कम से कम सर्कुलेशन सिस्टम से आरक्षण का लाभ मिले, अन्य जातियों को भी ओबीसी के नाम पर लाभ मिले। धनोज जी, धनोज जी, एक मिनट, ये राजनीतिक तू मैं नहीं, एक मिनट। धनोज जी, क्या विपक्ष की चिंता वाजिब है या घड़ियाली आंसू है? देखिए चावला जी, समझना पड़ेगा, अगर बिहार के संदर्भ में बात करेंगे तो जैसे अभी हमारे किसी पैनलिस्ट ने कहा है कि ओबीसी में कैटेगरी है, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, इसमें कई जातियां हैं। मैं जिक्र करता हूं 200 से पार चला जाएगा और बिहार की छोटी, क्योंकि हर 3 किलोमीटर पे यहाँ जातियां बदल जाती है, वेशभूषा जाति सब कुछ बदला हुआ है। अगर यादव वर्ग ही कर ले, जैसे अभी एक एमवाई समीकरण की बात कर ले, मुस्लिम में भी कई वर्ग है, यादव में भी है, किस्मोट है, मजनोट है, खुद जो लालू यादव है ना, वो यादव नहीं है, वो गरेरिया है। अगर ये जनगणना होगा तो सबका सामना आ जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगा। सवाल क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा, नीतीश जी चले हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए, वो कहते कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन जब जनगणना होगा ना, तो बिहार में ऐसे लोग जो वोट डालने का पावर नहीं रखता है, उन लोगों को समायोजित किया जाएगा, उन लोगों को वोटर बनाया जाएगा। ये बीजेपी का भी दर्द है, बीजेपी इस बात को जानती है कि उनके साथ रहा है, और बिहार के लोग भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं, मैं बिहार से हूं। अब तो बता दूं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे देशों से हैं और वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, और जबरदस्ती वोट गिराने में उनका काम आ रहा। नीतीश जी जाति जनगणना पर जोर क्यों दिया, इस बात को समझना पड़ेगा। उसका समझना ये नहीं कि लाभ मिले, अरे जाति आधारित जो है, जाति प्रमाण पत्र निर्गत होता है जनाब, आपको पता है, दुबे जी खुद बताएंगे, यहाँ ब्राह्मण और कोई भी डोमिसाइल तक होता है निर्गत, सरकार के पास सारे जाति का आंकड़ा है। फिर ये जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, और नीतीश कुमार जी के ऊपर एक टैग लग गया है, और वो टैग है दल बदलू का, क्योंकि दल बदलू कानून बनता है हमारे देश में, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए दल बदलू कानून है नहीं, इसलिए उनको जल्दबाजी है कि हम किसी तरह वो लोग जो रह रहे हैं जिनके नुमाइंदे ज्यादा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे से बांग्लादेश में जो बिहार में जो बात धनोज जी कह रहे हैं, एक मिनट धनोज जी, ये मसला भी तो सही है ना, जो बात धनोज जी कह रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जरा जिसका जिक्र दुबे जी कर रहे थे, अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किए हैं, वो जरा ट्वीट प्ले करिएगा अखिलेश यादव का। और दुबे जी जिसका जिक्र आप कल तक कह रहे थे, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, है रैली पे निकलेंगे हम, अब तो विश्वविद्यालयों का भी आप जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जब आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा, तो भला विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस में दलित, पिछड़े, आदिवासी अध्यापकों और विद्यार्थियों को क्या सम्मान, मान और स्थान मिलेगा? कहीं आरक्षण के खिलाफ ये भाजपा की पिछले दरवाजे की राजनीति तो नहीं? मैं समझ नहीं पाया इस बात को। मैं निश्चित तौर पर आपको बता देता हूं, आज की तारीख में भारतीय विश्वविद्यालयों के अंदर आप देखिए जी दुबे जी, आप देखिए कितने प्रतिशत आरक्षण किस विश्वविद्यालय में दिया गया है, कहां उस रेशियो में शीर्ष पदों पर, लेक्चरर पर या प्रोफेसर के पद पर
क्या पिछड़े वर्ग का उतना प्रतिनिधित्व आपके राज में होता था, मिलता था? नहीं है, नहीं है ना। नहीं, हमारी सरकार में आप समझ लीजिए, हमारी सरकार प्रदेश में रही है, केंद्र में नहीं रही है, पहली चीज। अगर नहीं, केंद्र में आप भागीदार रहे हैं। जी की सरकार, आपने सत्ता को उंगली पर नचाया है, आपने सत्ता को उंगली पर नचाया है। दलित का उद्धार हो जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुलायम सिंह यादव की काबिलियत को चुनौती दे रहे हैं आप बैठ के। मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री रहे देश के, और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जो बड़े फैसले लिए हैं वो आज नजीर बने। हाँ, नजीर है। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? कोई रक्षा मंत्री ले ही कौन मना कर रहा है? उनकी काबिलियत को संदेह, आप संदेह की नजर से देख रहे हैं। हम जानते हैं, बात कह रहा हूं। हम जानते हैं मुलायम सिंह यादव जी की काबिलियत को। आप संदेह की नजर से आप कह रहे हैं कि हम केंद्र का हिस्सा ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री नहीं थे, और अगर वो इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते उस समय जब उनका नाम चल रहा था, तो इस देश की प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री से कम भी नहीं थे। दुबे जी पूरी बात बोलिए ना। प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री से कम भी नहीं थे। देखिए, ऐसा जो विभाग जिनके पास रहता है, ऐसे तो मोहन भागवत जी भी सर्वोपरि मान लीजिए। फिर इस देश के अंदर देश को कौन चला रहा है? मोदी जी तो नहीं चला रहे ना। अच्छा, जी चला रहे हैं, इसको कभी तो आप बोलते हैं कि दो लोग सरकार चला रहे हैं, कभी आप बोलते हैं कि भैया ये नहीं चला रहे, नागपुर वाले चला रहे हैं। पहले एक डिसाइड करिए। जब ये कहा कि आप एक चीज देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी उस समय रक्षा मंत्री हुआ करते, तो आप उनको प्रधानमंत्री कह दोगे कि साहब वो देश चला रहे थे? सर, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि मैंने एक ताकत का आकलन किया। आप मुझे बता रहे थे कि वो रक्षा मंत्री थे। ऐसा नहीं है कि वो रक्षा मंत्री थे, वो देश के रक्षा मंत्री थे। उन्होंने कई फैसले लिए, और सरकार को हर मुद्दे पर, यह भी सरकार को किसने कहा, कुछ फैसलों को लेकर कहा ना उन्होंने समर्थन वापस ले लूंगा, या मैंने किसी और ने कहा था? बिल्कुल उन्होंने कहा, और बार-बार। हाँ, तो ये मत बोलिए ना कि वो इतने बेबस थे। मुलायम सिंह यादव की काबिलियत पर संदेह, मैं इतना पूछ रहा हूं। दुबे जी, दुबे जी जो बात आप कह रहे हैं वैलिड सवाल है, उस पर भी आऊंगा। बहुत वैलिड सवाल उठाया अखिलेश यादव ने, उस पर आऊंगा। लेकिन एक बात और कहूंगा, आज दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में इतने नेता बैठे, कोई आदमी वीटो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। दलितों के खिलाफ सरकार काम कर रही है, पिछड़ों के खिलाफ सरकार काम कर रही है, और लोग चुपचाप बैठे। मैं तो केसी जैन साहब से एक छोटा सवाल लेना चाहता हूँ। दुबे जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप दे दीजिएगा, जैन साहब से पूछ लीजिएगा। ये अति गरीब वर्ग के लिए ना दुबे जी अभी पूरी बात बोलिए ना। मैंने कहा ना, यहां अपना सबके लिए बराबर है। अति गरीब वर्ग के लिए 10% आरक्षण और देने का जिक्र मोदी सरकार कर रही है, तो फिर ये आरक्षण विरोधी कैसे हुए? देता हूं, अब तक हाँ, ये कहां थे? ये जब डिमांड की गई, जब आंदोलन किए हैं सवर्ण समाज ने आके, सवर्ण समाज के गरीबों ने ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए, तब ये मांग पूरी की गई है। क्या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की कोई आइडियोलॉजी थी, कोई ऐसा प्लान था? मोदी सरकार बता दें कि उनका प्लान कब था ये। अच्छा, तो फिर अति गरीब वर्ग के लिए आरक्षण होगा, तो फिर ये आरक्षण विरोधी भी नहीं है। सुनिए आप मेरी बात, देखिए ऐसा है, सवर्ण समाज से भी तमाम गरीब और ऐसे लोग निकलते हैं जिनके पास 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं है। उस वर्ग को ये सब बातें सर विपक्ष में ही याद आती हैं। दुबे जी, बुलंद किया है, वही बात तो धनोज जी कह रहे थे, आप विपक्ष में होते तब ये चिंता आती है। तब आपने ईडब्ल्यूएस को 10%। एक मिनट दुबे जी, मसला आरक्षण का है, मसला जातिगत जनगणना का है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है ना। तो मुझे एक और आंकड़ा मैं एक और आंकड़ा देश के सामने रखना चाहूंगा। पता नहीं ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं होती है। अभी आप कोई हिंदू मुसलमान का डिबेट ले आइए तो पूरा है कोहराम मच जाएगा, पूरे देश में पूरा कोहराम मच जाएगा। आईआईटी है नहीं देश का, आईआईटी आईआईएम 11,000 पद खाली पड़े हैं। 11,000 पद, समझ रहे हैं आप? 12 दिसंबर, एक मिनट दुबे जी, 12 दिसंबर 2022 देश भर के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल 11,000 अध्यापक के पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अगर मैं विश्वविद्यालयों की बात करूं तो 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जिक्र मैंने किया, तो उसमें प्रोफेसर की कुल संख्या 1,125 और इनमें से एक भी ओबीसी नहीं है। समझिएगा, पिछड़े वर्ग का एक भी नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या 2,620
एक भी पिछड़ा एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। मैं गलत तो नहीं आंकड़े दे रहा ना जैन साहब? नहीं, बिल्कुल राइट आपका अखिलेश जी ने यही बात जैन साहब एक मिनट जैन साहब, क्या ये विषय नहीं है देश के सामने? आप लोग कौन सी पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए तिलक जी, ये ट्वीट हमने भी देखा और सवाल भी इस पे लाजमी है, लेकिन जो प्रोफेसर की नियुक्ति है और जो एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति है और इनका कार्यकाल है, वो कार्यकाल कितने दिनों का होता है? क्या 7 साल का होता है क्या? कि 7 साल में वो रिटायर्ड हो गए सारे की सारे पिछले वाले, और हमने भर्ती नहीं की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भर्ती नहीं की। आपने कितने की ये बताइए? एक मिनट दुबे जी, एक मिनट दुबे जी, आपकी सरकार में भी 11,000 पद खाली पड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार ने सदन के भीतर बताया है। एक मिनट दुबे जी प्लीज, चिल्लम चिल्ली नहीं, आराम से बात करेंगे। जैन साहब, ये आप ही की सरकार ने और हमारी सरकार ने बताया 11,000 पद खाली पड़े हुए हैं। नहीं, देखिए जो पद खाली पड़े हैं, कॉलेज वाइज कॉलेज और अलग अलग तरीके से पद निकलते हो तो अलग बात हो गई, भर्ती करने वाली बात। लेकिन अभी तक जो भर्ती नहीं किए गए, जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जिसकी बात श्री अखिलेश यादव जी ने उठाई है और समाजवादी पार्टी उसको जोर शोर से उठा रही है, इसी समाजवादी पार्टी की सरकार का समर्थन क्यों था कांग्रेस पार्टी को? ये कोई आज की भर्ती तो है नहीं। तो उस समय जब ये सिर्फ और सिर्फ सर 7 साल से आप सत्ता में हैं, प्रोफेसर भर्ती किए गए, प्रभु राम की कृपा से आप 8 साल हो गए सत्ता में हैं, प्रभु राम की कृपा से। कहां छोड़ी थी पार्टी? जैन साहब मेरी बात को समझिएगा। शिक्षा मंत्रालय है उसके मुताबिक बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये आंकड़े उसी के हैं। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18,956 स्वीकृत पद हैं। इनमें से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल मिलाकर 6,180 पद हैं। और देश में आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर 11,170 स्वीकृत पद हैं और इनमें से 4,502 पद खाली पड़े हुए हैं। मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। नहीं, बिल्कुल। देखिए तिलक जी, समय समय पे जो है भर्तियों के लिए आवेदन आते हैं और भर्तियां की जाती हैं, लेकिन अगर सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों का नियंत्रण किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। केंद्र में सरकार किसकी थी जब ये भर्तियां हुई? जाहिर सी बात है 8 साल से किसकी सरकार है? और कांग्रेस पार्टी की। नहीं, भर्तियां किस समय हुई? नहीं 8 साल से किसकी सरकार है ये भी बताइए ना सर। जैन साहब, 8 साल से किसकी सरकार है? समर्थन तो इसी समाजवादी पार्टी का था ना। नहीं 8 साल से किसकी सरकार है सर? 8 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, रिटायर्ड हो गए, ठीक, भर्ती हो गई क्या? वो सब रिटायर्ड हो गए क्या? ठीक, ये भारतीय जनता पार्टी की भर्तियां है कि जनरल की एक है भर्तियां से भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन रत्नाकर जी बात बिल्कुल सही है जैन साहब की। अब ऑडियो नीचे, एक मिनट ऑडियो नीचे, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बात बिल्कुल सही है। ये व्यवस्था जो है रत्नाकर जी, ये आपकी बनाई हुई है, ये व्यवस्था है पुरानी। अभी आंकड़े मैंने पढ़ना अभी छोड़ दिया, अभी आंकड़े और भी थे मेरे पास, वरना मैं बता देता। ये व्यवस्था आप ही की देन है रत्नाकर जी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में व्यवस्था लागू हुई है, ये सरकार आपकी थी तब ये व्यवस्था लागू हुई है ना। वरना फिर आपको बताता कि अतिरिक्त सचिव कितने हैं और उसमें से ओबीसी कितने हैं, पूरे आंकड़े में लेकर बैठा हुआ हूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। अगली बार वो आंकड़े भी बता दूंगा आपको। थैंक यू सो मच जैन साहब, शुक्रिया। धनोज जी आपका भी, दुबे जी आपका भी और रत्नाकर जी आपका भी। यह मसला वाकई बेहद गंभीर है और इस मसले पर राजनीति को भी एक होना पड़ेगा। लेकिन कभी राजनीति ऐसे मसलों पर एक नहीं होती। अगर होती तो ना मंडल होता ना कमंडल होता। और ये सियासत के बीच में अब बीजेपी नई धारा निकालने की कोशिश में है। कितनी सफल होगी ये 2024 में पता चलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।